Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss a very important topic and that is the discovery of neutron. तो स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एक बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे हम आज के अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है। स्टूडेंट्स इसके स्टार्ट में हम कुछ इंट्रोडक्शन रखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने एक टेबल के फॉर्म में रख रहा हूँ कि स्टूडेंट हमारे पास 1879 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया गया था और ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए गए 1879 में, जो विलियम क्रूक्स ने, जे थॉमसन ने, जूलियस प्लकर ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनके रिजल्ट में हमारे पास जो है 1879 तक हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया। फिर स्टूडेंट्स 1886 में हमने स्टडी किया कि प्रोटॉन को भी डिस्कवर कर लिया। गोल्डस्टाइन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने जो है वो प्रोटॉन को भी डिस्कवर किया 1886 में। और फिर इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 1895 तक कंप्लीटली स्टडी की जा चुकी थी। तो इसके बाद स्टूडेंट यही समझा जाता था कि हमारे पास एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, वो दो ही हैं। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तीसरा कोई पार्टिकल या तीसरे किसी पार्टिकल का भी वजूद जो है वो एटम के अंदर नहीं है, ये बात समझी जाती थी। स्टूडेंट्स फिर 1920 में रदरफोर्ड ने ये बात प्रिडिक्ट की कि देयर शुड बी सम अदर particles, there should be some other atoms, there should be some other subatomic particles which should be present in an atom. तो सुनिए ये बात क्यों कही गई, ये प्रेडिक्शन क्यों की गई, तो इसको मैं समझाने के लिए आपके सामने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो लिखने जा रहा हूं। स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये मेरे पास एक तरफ हीलियम है और स्टूडेंट मेरे पास दूसरी तरफ दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और इनका हमने वेट किया, इनको हमने कंपेयर किया कि क्या इनके मैसेज इक्वल होंगे या नहीं। इनको क्यों कंपेयर किया हमने स्टूडेंट्स, इसकी वजह क्या है, तवज्जो कीजिएगा। स्टूडेंट वजह ये थी कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, तो इसका मतलब है दो हाइड्रोजन है तो कितने प्रोटॉन होंगे? दो प्रोटॉन होंगे। हीलियम के एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? यकीनन आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो कितने प्रोटॉन थे? इसमें भी दो प्रोटॉन थे। इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट वाज ट्राइंग टू ऑब्जर्व दैट वेदर द मास ऑफ द हीलियम, बिकॉज अब न्यूट्रॉन तो थे नहीं तो मास की बात हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं कि इसके दो एटम्स के पास दो प्रोटॉन है और इसके हीलियम के एक ही एटम के पास दो प्रोटॉन है। अगर एटम में कोई तीसरा पार्टिकल नहीं है तो फिर इन दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स क्या हुआ, जब ये मेजरमेंट की गई, जब स्टूडेंट इस बात को मेजर किया गया तो ये इसके बाद कंक्लूजन निकला कि जो हीलियम है स्टूडेंट्स, हीलियम का जो एक एटम है वो ज्यादा हैवी था, उसका मास, हालांकि प्रोटॉन उसमें दो ही थे और दो हाइड्रोजन में भी प्रोटॉन दो ही थे, लेकिन स्टूडेंट्स क्या हुआ कि हीलियम का मास जो था दैट वाज ग्रेटर देन द मास ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स। इस बात ने रदरफोर्ड को ये सोचने पर मजबूर किया। इन एक्सपेरिमेंट्स की रोशनी में रदरफोर्ड ने ये बात कही कि एटम के अंदर कोई तीसरा सबएटॉमिक पार्टिकल जरूर मौजूद है, क्योंकि इस तरह से इनके मैसेज इक्वलाइज नहीं हो रहे। एक जैसे प्रोटॉन होने के बावजूद इनके मैसेज इक्वल नहीं हो रहे। तो स्टूडेंट यही बात हमारे पास है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर पता चला कि हीलियम का मास जो है वो ज्यादा है। 2 प्रोटॉन रखने वाले हीलियम का मास 2 प्रोटॉन रखने वाले हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिसने कंपेल्ड किया साइंटिस्ट को कि वो मजीद एक्सपेरिमेंट्स करें और जानें
कि क्या एटम में कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है या नहीं। तो स्टूडेंट्स ये आप ध्यान में रखिए कि तकरीबन 35 to 40 इयर्स यानी कि 35 से 40 साल के अरसा में ये सारी बातें चलती रही कि कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, हो सकता है, बट एट लास्ट इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स। एक्चुअली he was doing some radioactive reaction, radiochemical reactions, and then what he saw some particles and which he detected to be neutral. So उनको भी हम देखेंगे कि किस तरह से डिस्कवरी हुई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक इसकी इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री है जो आपने माइंड में रखनी है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे इस एक्सपेरिमेंट की तरफ कि जिसकी मदद से जेम्स चैडविक ने इन न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। बड़ी तवज्जो से स्टूडेंट आपने इस डायग्राम को समझना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको ये सीखने में मदद करेगी कि न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुए। सो स्टूडेंट्स देखिए बात ये है कि ये मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पोलोनियम 84 इसका एटॉमिक नंबर होता है। बेटे ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी ये अल्फा पार्टिकल एमिटर है। यूरेनियम भी अल्फा पार्टिकल एमिटर होता है, एक्टिनियम भी अल्फा पार्टिकल एमिटर होता है। इसका मतलब है पोलोनियम ले ले, यूरेनियम ले ले, एक्टिनियम ले ले, कोई भी आप अल्फा पार्टिकल एमिटर ले सकते हैं। उस अल्फा पार्टिकल एमिटर को हमने एक लेड ब्लॉक में जो है वो इनक्लोज किया हुआ है और हमारे पास उसको हमने एक लेड के चैम्बर में इनक्लोज किया हुआ है और इस तरफ से हमारे पास जो है न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल की एमिशन हो रही है। अब स्टूडेंट आपको यकीनन पहले तो ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है। स्टूडेंट अल्फा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, ये आपके सामने ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, दीज आर द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, इनको अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट इन्होंने यहां से क्या निकले अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, एंड ही थ्रोन दीज अल्फा पार्टिकल, these alpha particle were directed on a thin metal foil। और यहां पर स्टूडेंट उन्होंने बेरिलियम जो है उसको लिया। बेरिलियम हमारे पास जो है दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप का पहला मेंबर है स्टूडेंट्स। ये सिल्वर से कलर की एक मेटल होती है। तो स्टूडेंट इसकी थिन फॉयल उसने ली और उस पर इन अल्फा पार्टिकल को क्या करवाया, बमबार्ड करवाया। स्टूडेंट होता क्या है, मैं जरा बड़ी तवज्जो से बात को समझना है आपने। आप देखिए ये हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। ये बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9। स्टूडेंट मैंने ये रेड और ब्लू ब्लॉक्स बनाए हैं, ये जाहिर कर रहे हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द बेरिलियम। स्टूडेंट व्हेन these alpha particles hits or these particles strikes with the surface of the beryllium, what they do, they change the composition of the nucleus, either by emitting some sort of gamma rays, alpha rays, beta rays। इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस की कंपोजिशन को चेंज कर देंगे। कैसे? कुछ रेडिएशन निकाल कर, कुछ अल्फा पार्टिकल निकाल के, न्यूट्रॉन निकाल कर, ये डिफरेंट रेडिएशन निकल सकती हैं, डिफरेंट पार्टिकल एमिट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए बात ये है कि जब ये हीलियम के न्यूक्लियाई यहां पर टकराते हैं, मैंने ये ब्लू के लिए प्रोटॉन को जाहिर किया है और रेड के लिए न्यूट्रॉन को जाहिर किया है। स्टूडेंट्स ये अल्फा पार्टिकल जब इस बेरिलियम के फॉयल पर आकर कोलाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये रेड कलर मैं इंडिकेट कर रहा हूं। किसको स्टूडेंट्स? दिस रेड कलर is indicating to the neutrons। इसका मतलब है they will emit the neutrons, ये न्यूट्रॉन को एमिट करेंगे, न्यूट्रॉन यहां से एमिट होंगे और यकीनन न्यूट्रॉन के एमिट होने से इसके न्यूक्लियस की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। इसके न्यूक्लियस की कंपोजिशन चेंज होने से यकीनन कोई नया एलिमेंट प्रोड्यूस होगा। यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसी को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं कि जब हम स्ट्राइक करवाते हैं किसी एलिमेंट पर, कोई और एक एलिमेंट, तो वो एलिमेंट
एलिमेंट ब्रेक हो जाता है स्मॉल न्यूक्लियाई के अंदर, वो डिवाइड हो जाता है इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट यही हुआ यहां पर कि जब हमने ये हीलियम 24, ये बेरिलियम 49, अब जरा टोटल कर लें, 9 और 4 13, 4 और 2 6, बना क्या इससे स्टूडेंट हमारे पास एक नया न्यूक्लियस बना, उसमें प्रोटॉन कितने थे 6 और मैस नंबर उसका था 12, इसका मतलब है 612 बना। तो अब हमारे पास तो 9 और 4 13 था मैस, इसका मतलब मैस एक मैस 1 AMU मैस कम हुआ। हमने कहा ये मैस क्यों कम हो गया, तो पता चला कि यहां से कुछ पार्टिकल्स अमिट हुए हैं और वो रेड कलर वाले पार्टिकल्स को हमने क्या बोला था, दीज आर द न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन न्यूट्रॉन्स को फिर उसने क्या किया, these neutron were directed on a charge detector, and charge detector showed that these particles, these neutrons have no charge, these are neutral particles. So students, this was the discovery which was performed by James Chadwick to discover क्या स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन्स। तो ये बड़ी सिंपल सी, ये रिएक्शन भी आपके सामने बड़ा सिंपल सा, हीलियम फिर आपने बेरिलियम दिया, कार्बन बना, न्यूट्रॉन अमिट हुए, चार्ज डिटेक्ट किया और उस पर चार्ज कोई भी नहीं था। तो यकीनन स्टूडेंट आप वर्किंग की हेडिंग बनाकर ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हैं कि हमारे पास वी हैव अ अल्फा एमिटर, सोर्स ऑफ अल्फा एमिटर दैट इज पोलोनियम, इट वाज डायरेक्टेड ऑन द thin beryllium foil, and then some penetrating radiation were emitted. These radiation when directed on a charge detector, the charge detector shows no charge. Then what we said that these new particles which are emitted which have no charge are known as क्या स्टूडेंट, yes, these are known as neutrons. तो ये सिंपल सी इसकी डिस्कवरी थी स्टूडेंट्स। अब हम बात को लेकर आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इनकी प्रॉपर्टीज की। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं, इसकी वर्किंग आप जो है वो अपने वर्ड में सिंपल आप इसको लिख सकते हैं और रिएक्शन लाजमी लिखेंगे। ये रिएक्शन मैंने डायग्राम के साथ रिएक्शन समझाने की कोशिश की है ताकि आपको परसेप्शन क्लियर हो कि एक्चुअली ये क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज। किसकी स्टूडेंट प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं आज हम? यस, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को हम आज स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि न्यूट्रॉन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं ये न्यूट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स बात को बड़े गौर से समझिएगा और ये देखिएगा कि इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेटे पहले नंबर पर हमारे पास जो हेडिंग में बनाने जा रहा हूं आपके सामने वो स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज द डिके। किसका डिके? डिके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहली हेडिंग है जो आपकी बुक में मौजूद है, नाम क्या है? डिके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये फ्री न्यूट्रॉन क्या होता है और ये डिके क्यों होता है। यकीनन ये दो बातें आप जरूर सोच रहे होंगे। तो चलिए पहले इन दो बातों का जवाब देते हैं। स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, यूजुअली तो वो इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं। न्यूट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस are known as, are called as, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम इन्हें? These neutrons are called as free neutrons। इन्हें फ्री न्यूट्रॉन्स कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये फ्री न्यूट्रॉन्स डिके क्यों होते हैं? आपने कहा सर ये डिके क्यों हो जाते हैं, इसकी जरा वजह बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स बात ये है कि आउटसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन बहुत अनस्टेबल होते हैं। They have half life, इनकी हाफ लाइफ जरा देखिए, of about
14 मिनट्स, इनकी स्टूडेंट हाफ लाइफ सिर्फ 14 मिनट्स होती है। इसका मतलब है फिर ये क्या कर जाते हैं, इतनी कम हाफ लाइफ, इतने ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये फ्री न्यूट्रॉन खुद ब खुद डिके कर जाते हैं, और डिके करने के बाद इनमें डिफरेंट चीजें, डिफरेंट पार्टिकल्स अमिट करते हैं। और वो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, क्या क्या अमिट होता है, मैं आपको एक डायग्राम और रिएक्शन दोनों से बात को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि बात क्लियर हो जाए। स्टूडेंट देखिए, मैं पहले न्यूट्रॉन बनाने लगा हूं। यकीनन न्यूट्रॉन भी कुछ स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बनता है, ये तो नहीं कि न्यूट्रॉन जो है वो आप कह लेंगे, बेसिकली इसमें भी डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये जब न्यूट्रॉन डिके करता है तो इसके डिके से ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक फ्री न्यूट्रॉन है, ये जो आपके सामने डायग्राम बनाई है, ये फ्री न्यूट्रॉन है 0 1, ये न्यूट्रॉन है हमारे पास। जब ये स्टूडेंट ये रिएक्शन साथ साथ आप देखते जाइए, न्यूट्रॉन जब डिके करता है यानी जब ये डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है स्टूडेंट्स, वी ऑब्टेन अ प्रोटॉन, हमें एक प्रोटॉन मिलता है। और क्या मिलता है स्टूडेंट्स, वी ऑब्टेन an electron that is beta particle, and then what we obtain an antimatter particle that is called as a neutrino। तो ये बात ध्यान में रखिए, इसका मतलब ये हुआ कि by the decay of the free neutron what we obtain 3 different subatomic particles। कौन कौन से स्टूडेंट्स, one is the proton, दूसरा स्टूडेंट कौन सा पार्टिकल इसने एमिट किया, सेकंड पार्टिकल which is emitted by this free neutron is beta rays, बीटा पार्टिकल्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को हम बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं। और स्टूडेंट जो थर्ड पार्टिकल इसने डिके किया या इसने रिलीज किया वो क्या था, वो था न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो है स्टूडेंट्स, और इसको एंटी मैटर पार्टिकल भी कहते हैं क्योंकि इसका कोई मैच नहीं है, आप देख सकते हैं, इसलिए हम इसको एंटी मैटर पार्टिकल भी बोल देते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहला पॉइंट था अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, कि फास्ट न्यूट्रॉन डिके कर जाते हैं इनटू 3 पार्टिकल्स, वन इज द प्रोटॉन, देन द बीटा पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, एंड देन द न्यूट्रिनो। बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स आपको। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, दूसरी हमारी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं कि दूसरी और क्या प्रॉपर्टीज है बेटे इनकी। वो कहता है कि दे कैन नॉट आयनाइज अ गैस, दे कैन नॉट आयनाइज अ गैस, बिकॉज, अब आपके ज़हन में सवाल यकीन फौरन से पहले आ जाए, बिकॉज they have no electromagnetic attraction, yet they have no electromagnetic attraction, they have no electromagnetic attraction with electrons। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है विद इलेक्ट्रॉन कह लें, एटम कह लें, और इस वजह से हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये इसको हम आयोनाइजेशन के लिए यूज नहीं करते, आयोनाइज करने के लिए इसे यूज नहीं करते, ये बात आप माइंड में रखिएगा। तो ये स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट है दैट दे कैन नॉट आयोनाइज अ गैस। इसी तरह स्टूडेंट्स हम बात को लेकर आगे चलते हैं और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है, इसमें हमारे पास जो पहली बात है जो हम डिस्कस जी, नेक्स्ट अब बेटे हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या प्रॉपर्टीज इन न्यूट्रॉन्स के अंदर पाई जाती हैं। तो हमने देखा कि दे कैन नॉट आयोनाइज द गैस। अब इसके बाद हम कहते हैं कि दे आर हाई पेनिट्रेशन पावर, ये हेडिंग बना लेते हैं, हाई पेनिट्रेशन पावर, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट्स। हमारी बुक में जो है वो मुख्तसरन बात लिखी हुई, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से बात करूंगा आपके सामने। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग इन नेचर,
दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। इन नेचर, यानी कि ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर उनकी होती है। वजह क्या है, माइंड में आती बात कि भाई क्यों ज्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग है, इसकी वजह क्या है। कुछ रीजन आपके लिए लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। एक तो ये स्मॉल साइज होते हैं, यानी कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये स्मॉल साइज होते हैं। दूसरा न्यूट्रल भी होते हैं, कुछ इस वजह से भी इनकी ना इंट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, न्यूट्रल चार्ज की वजह से भी ये हाईली पेनिट्रेटिंग हो जाते हैं स्टूडेंट्स। और इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो एवरेज जो स्पीड है वो 54,000 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है इनकी स्पीड जो है ना वो बहुत ज्यादा है। ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये हाईली पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं और ये काफी ज्यादा चीजों में अच्छी तरह से ये पेनिट्रेट, और ये बड़ी आप कह लेंगे क्वेश्चन होती है। अगर बॉडी में ये फॉल करवाई जाए तो ये टिश्यू को डैमेज कर देंगे, हाई एनर्जेटिक होती, इसलिए ये डेंजरस भी होती, इसलिए इनको हैंडल करना भी बड़ा केयरफुली जो है वो कहा जाता है कि बड़ी केयरफुली हैंडल किया जाए। तो ये बेटे हमारे पास बातें थी अबाउट हाई पेनिट्रेटिंग पावर, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर हाई होती है। और इसी वजह से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी इसी वजह से है स्टूडेंट्स कि दे कैन एक्सपेल प्रोटॉन्स, यानी कि स्टूडेंट्स ये प्रोटॉन को एक्सपेल कर देते हैं, या आप कह लेंगे प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं। कब? जब इन्हें जो है वो फॉल करवाया जाता है। कहां पे? पैराफिन्स। पैराफिन्स ये यकीनन हाइड्रोकार्बन की बात हो रही, फिर वाटर में, फिर सेलुलोज में। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं ना, स्पेसिफिकली जब हम इनका लिटरेचर स्टडी करते हैं तो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में इनकी पेनिट्रेटिंग पावर और ज्यादा स्पेसिफाइड हो जाती है। तो इसलिए ये नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास कि दे कैन एक्सपेल अ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन को इजेक्ट कर देते हैं, प्रोटॉन को आप कह लेंगे एक्सपेल कर देती हैं व्हेन these rays collide with the following particles, when these rays are subjected on the following particles। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं और बात को लेकर नेक्स्ट हमारे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारे पास न्यूट्रॉन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स और एक स्टूडेंट फास्ट न्यूट्रॉन्स। हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे कि स्लो और फास्ट न्यूट्रॉन्स में क्या फर्क है। तो स्टूडेंट यहां पर एक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। वो कहता है कि व्हेन न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल्स, when neutrons are used as a projectile, जब न्यूट्रॉन्स को प्रोजेक्टाइल्स के तौर पर यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर प्रोजेक्टाइल क्या होते हैं फिर, और न्यूट्रॉन्स को प्रोजेक्टाइल के तौर पे क्यों यूज किया जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी जरा तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा। स्टूडेंट बात ये है कि देखिए सपोज मेरे पास ये यूरेनियम है, ये यूरेनियम का न्यूक्लियाई है, हमने इस पर को रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया, ये रेडियो एक्टिव है, यकीनन ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा। किसमें स्टूडेंट ब्रेक हो जाएगा? हमारे पास दो चीजों में, बेरियम में और स्ट्रोंशियम में। और रिमूव क्या करेगा स्टूडेंट? ये 3 न्यूट्रॉन्स। अब स्टूडेंट ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे? यकीनन ये न्यूट्रॉन हम एक और न्यूक्लियर ले लेते हैं। सपोज मैं यहां पर ले लेता हूं कोई आप कह लें कि नाइट्रोजन ले लेता हूं, ये नाइट्रोजन ले ली N714, ये आगे जो है वो नाइट्रोजन पर जाकर फॉल करेंगे, इसके न्यूक्लियस से टकराएंगे, सारे ने मतलब कुछ न्यूट्रॉन आकर आगे टकराएंगे, उसके जाकर
रेडियो एक्टिव रिएक्शन देंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे देंगे। इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल का मतलब है चेन रिएक्शन है, जो एक न्यूट्रॉन एमिट होता है एक एटम से, दूसरे एटम पर कोलाइड करता है, उससे और पार्टिकल एमिट करता है, वो आगे से आगे चेन का सिलसिला चलता जाता है। अब आप कहेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल क्यों है? ये प्रोजेक्टाइल इसलिए हैं कि ये इनर्ट होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन चार्ज होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं, इंटरेक्शन नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी है जो किसी के साथ इंटरेक्ट करके कोई नया कंपाउंड बना देंगे, ये प्रोटॉन थोड़ी है जो किसी नेगेटिव चार्ज को अपने साथ अटैच कर लेंगे, ये न्यूट्रॉन है। इसलिए ये प्रोजेक्टाइल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो रिएक्शन को आगे से आगे जो है वो बढ़ाते जाते हैं। When neutrons are used as a projectile, तब स्टूडेंट्स क्या होता है, जरा तवज्जो से बात को सुनिएगा। जब न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल के तौर पर यूज किया जाता है तो ये बेटे हमारे पास डिफरेंट चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। और पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि न्यूट्रॉन होते दो तरह के हैं। वो दो तरह कौन कौन सी है, ये यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी स्टूडेंट्स। एक न्यूट्रॉन होते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स। पहली जो मैं टाइप आपके सामने लिखने जा रहा हूं वो स्टूडेंट्स कौन सी टाइप है, दैट इज द स्लो न्यूट्रॉन्स। यानी कि आप पहले नंबर पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे अबाउट द स्लो न्यूट्रॉन्स। के स्लो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स बात ये है, बात बड़ी तवज्जो तलब है जो आपने गौर से समझनी है कि द न्यूट्रॉन्स which travel या which have energy of 1 electron volt are known as, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं हम इन्हें, are known as स्लो न्यूट्रॉन्स। प्रिंटेड ऐसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपने हाईलाइट करना है। These are called as slow neutrons and they are very favorable, they are widely used in nuclear fission reactions। तो इसका मतलब है these slow neutrons are used, these slow neutrons are used in nuclear fission reaction। तो ये जो स्लो न्यूट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस में हम इस्तेमाल करते हैं या हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं कितनी एनर्जी होती है उनकी, कौन से रिएक्शन में यूज करना हम इनको प्रेफर करते हैं, यकीनन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस के अंदर। तो ये तो स्लो न्यूट्रॉन हो गए। अब ये स्लो न्यूट्रॉन करते क्या है, इनकी क्या रोल है, ज्यादातर है कि बेसिकली मैंने यहां पर एक बात लिखी है, दे आर कॉल्ड एज बीटा एंड गामा पार्टिकल एमिटर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हमें ये प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट द स्लो न्यूट्रॉन एक्ट एज गामा एंड बीटा पार्टिकल एमिटर। तो स्टूडेंट्स किस तरह से ये गामा और बीटा पार्टिकल एमिटर बनते हैं जरा तवज्जो कीजिएगा। बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये स्टूडेंट्स कॉपर है, बल्कि यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कॉपर है। और स्टूडेंट्स कॉपर जो है बेसिकली हमारे सामने उसका मैच जो है वो 30 है और यहाँ पर हमारे पास वो 65 है। और इस पर हम क्या फॉल करवाते हैं स्टूडेंट्स, हम इस पर एक न्यूट्रॉन फॉल करवाते हैं। यकीनन न्यूट्रॉन, मैं चलो इसको रेड कलर से जाहिर कर लेता हूँ, और कॉपर का यकीनन एक न्यूक्लियस है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में बेटे दो चीजें मौजूद हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये मेरे पास जो है वो उसके न्यूक्लियस की कंपोजिशन है जो मैंने आपके सामने जो है वो शो की। अब यकीनन ये पार्टिकल आकर कोलाइड करेगा, इसके न्यूक्लियाई पर टकराएगा, इसके न्यूक्लियस पर आकर टकराएगा, यकीनन हमारे पास कोई नया जो है वो कंपाउंड बनेगा। तो स्टूडेंट यहां पर जब हम आते हैं तो हमारे पास ये कॉपर 29 और 66 में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम रेडियो एक्टिव कॉपर भी कहते हैं। इसका मतलब है इसके न्यूक्लियाई में यकीनन कुछ चेंजेस आ गई। और वो चेंजेस क्या थी स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा। वो चेंजेस स्टूडेंट्स ये थी कि इसके न्यूक्लियस में से हमारे पास कम हुआ, क्या स्टूडेंट्स, कम क्या हुआ, हमारे पास कम हुआ एक, आप देख लीजिए प्रोटॉन कम हुआ, और ऐड क्या हुआ, आप देख लीजिए एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में, इसके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में
चेंज आ गया, और मैं ये जो खाली जगह बची ये जाहिर कर रहा हूं कि यहां से एक प्रोटॉन एमिट हुआ और आकर एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया, और वो जो प्रोटॉन यहां एमिट हुआ उसने एक नया पार्टिकल बना दिया जिसे हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली नोन एज गैमा पार्टिकल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास गैमा रेज भी कहलाती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये हो गया कि ये गैमा पार्टिकल एमिट कर सकते हैं, ये रिएक्शन ये प्रूव करता है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, ये रेडियो एक्टिव कॉपर बहुत अनस्टेबल होता है। ये रेडियो एक्टिव कॉपर अनस्टेबल होने की वजह से डीकंपोज हो जाता है स्टूडेंट्स, और ये डीकंपोज होकर एक नया न्यूक्लियाई बना देता है, और वो क्या बनाता है, जिंक 30 और साथ में क्या स्टूडेंट्स 66, और इसके साथ क्या बनता है हमारे पास, इसके साथ बनता है बेटे हमारे पास एक बीटा पार्टिकल, और वो जानते हैं आप 0-1 होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, या हम इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज अ बीटा पार्टिकल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, इसलिए ये बात साबित हो सकती है कि दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज गैमा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटर। तो ये स्लो न्यूट्रॉन्स की बात की हमने। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे किसकी, अब वी विल टॉक अबाउट द फास्ट न्यूट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स हम फास्ट न्यूट्रॉन्स के हवाले से बात करेंगे कि भाई फास्ट न्यूट्रॉन्स में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें क्या, उनकी कितनी एनर्जी होती है। तो स्टूडेंट्स द न्यूट्रॉन्स which are having energy, कितनी स्टूडेंट्स एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मेगा स्टूडेंट्स क्या होता है, मेगा 10 raised to power 6 होता है। इतनी एनर्जी अगर है, having a energy of 1.2 mega electron volt are known as, are called as, इन्हें बेटे क्या बोलते हैं हम, they are called as fast न्यूट्रॉन्स। इनको स्टूडेंट्स हम फास्ट न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, इनको फास्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियर फिशन में प्रेफर नहीं किए जाते। और दूसरी बात, ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दीज फास्ट न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल एमिटर। तो इनको स्टूडेंट्स हम अल्फा पार्टिकल एमिटर कहते हैं, यानी ये अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं। यहां से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रूव दैट न्यूट्रॉन्स एक्ट एज अल्फा पार्टिकल एमिटर। तो देखिए मेरे बेटे, कैसे ये अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं कि ये न्यूट्रॉन्स जो हैं ये स्ट्राइक करते हैं, किसके साथ स्ट्राइक करते हैं, नाइट्रोजन के साथ स्टूडेंट्स। जब ये नाइट्रोजन के साथ स्ट्राइक करते हैं N714 के साथ, तो बेटे क्या बनाते हैं ये, आप जरा तवज्जो कीजिएगा। एक तो ये अल्फा पार्टिकल बना देते हैं, यानी इनमें बेटे अल्फा पार्टिकल बन जाता है। आप ये देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम के न्यूक्लियाई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आप देख सकते हैं, एक तो अल्फा पार्टिकल बन गया, और साथ में मेरे बेटे हमारे पास जो है क्या बना, साथ में बेरिलियम बन गया 511। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 14 और 1 15, मैस 15 है, और 7 5 और 2 7। और ये क्या एमिट किया इसने, he has emitted an alpha particle। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई कि these rays can act as क्या स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल एमिटर। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इनकी मजीद प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो तवज्जो कीजिएगा, इनका मैस देख लीजिए। इनका बेटे चार्ज कोई नहीं होता, लेकिन मैस न्यूट्रॉन्स का यकीनन होता है। मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है स्टूडेंट्स, इनका मैस हम कहते हैं 1.008 AMU इनका मैस होता है स्टूडेंट्स। दे हैव मैस ऑफ 1.8 AMU। दे हैव मैस कितना स्टूडेंट्स ऑफ 1.008 AMU। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।